होमोलोगस ऑर्गन्स तक आपको पढ़ा दिया था, फर्दर आगे आज प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो समझाने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीनशॉट कैप्चर करते जाइएगा। साथ साथ जैसे ही न्यू स्लाइड आपको स्क्रीन पर नजर आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले कैप्चर करेंगे। ठीक है बेटा, जी बेटा पूछ लीजिए। जी मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ 2454, ठीक है। पहले टॉपिक पढ़ा लूँ उसके बाद क्लियर करती हूँ। बल्कि मैंने लास्ट क्लास में भी इसका आंसर किया था 2454, लास्ट क्लास में आंसर करके गई थी किस तरह से म्यूटेशन अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपको लास्ट क्लास में होमोलोगस ऑर्गन्स तक करवा दिया था, थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा कि होमोलोगस ऑर्गन्स तक आपकी क्लास में हो गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है? ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स कहाँ गए? ठीक है बेटा, इसकी आपने स्लाइड की का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया था। फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का आपने सबसे पहले लेना है स्क्रीनशॉट और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा। मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी? ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा एविडेंसेस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन या वेस्टाइजेस। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? दीज आर द फंक्शनलेस ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी कहते हैं, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स भी कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन्स भी कहते हैं, एंड बहुत ही आसान करके कहा जाए तो फंक्शनलेस ऑर्गन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, देयर फंक्शंस हैव बीन सीज्ड नाउ। अब यहाँ पर साइंटिस्ट क्या कहते हैं, इवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे फोर पेरेंट्स के अंदर हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू देम हमारे जो फोर पेरेंट्स हैं या एंसेस्टर्स हैं वो हैं कैटल्स। एवोल्यूशनिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो पेरेंट्स हैं या एंसेस्टर हैं, फोर पेरेंट्स, वो क्या हैं? कैटल्स हैं। तो बेटा कैटल्स के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स से हमें रिलेट करते हैं एवोल्यूशनिस्ट, वो क्या कहते हैं, उनके अंदर कुछ ऑर्गन जो थे वो फंक्शनल थे, लेकिन जैसे जैसे हैबिटेट चेंज होता चला गया, आवाज के ऊपर खास तौर से ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हैबिटेट चेंज होता चला गया तो ये जो फंक्शनल ऑर्गन थे वो अब कैसे हो गए? फंक्शनलेस ऑर्गन हो गए। तो बहुत ही आसान करके अगर आप इसको डिस्क्राइब करें, ये क्या है? फंक्शनलेस ऑर्गन्स हैं, या आपसे कहा जा सकता है वेस्टाइजेस।
और मैंने आपसे क्या कहा, इनको हम और क्या भी कहते हैं, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स, ये लिखा हुआ रूडिमेंट्री, ठीक है, जो आप कैसे हो चुके हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म में मौजूद हैं, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स भी कहते हैं और रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन, पहले जो थे वो एडवांस फॉर्म मौजूद थी और अब उनकी बेसिक या प्रिमिटिव फॉर्म मौजूद है, ठीक है। एक होता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस का ऑपोजिट होता है रिग्रेशन, ठीक है। तो रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, पहले एडवांस फॉर्म में मौजूद थे और बाद में रिड्यूस्ड होते चले गए, बेसिक फॉर्म में आ गए, फंक्शन लेस हो गए। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन के नाम से भी पूछा जाए, या वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर आल्सो नोन एज रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन्स। फिर उसके बाद बेटा आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। एग्जांपल्स क्या क्या है यहाँ पर, रिड्यूस पेल्विक बोन्स ऑफ स्नेक। अच्छा, स्नेक के अलावा यहाँ साथ में वेल भी आता है, आप वेल भी नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। रिड्यूस पेल्विक बोन्स ऑफ स्नेक और वेल या डॉल्फिन, किसी की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा रूडिमेंट्री विंग्स ऑफ किवी एंड ऑस्ट्रिच, फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स में एज सच विंग्स का कोई काम नहीं होता, लेकिन विंग्स मौजूद हैं जो इंडिकेट करते हैं किस चीज को, कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर है फ्लाइटलेस बर्ड्स का और मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स का, ठीक है। इसी तरह से फिर मैंने आपको बोन्स समझाया था, स्प्लिंट बोन्स ऑफ द हॉर्स, ठीक है, जब मैं आपको बता रही थी होमोलोगी, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो वो हम यहाँ समझेंगे स्प्लिंट बोन्स को, कि स्प्लिंट बोन्स मॉडर्न हॉर्स की कौन सी वाली होती हैं और क्यों रिड्यूस्ड हुई हैं। फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको फर्दर डिफरेंट रिड्यूस्ड ऑर्गन मिलते हैं, वेस्टाइजेस मिलते हैं, कॉक्सिक्स, अपेंडिक्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड एयर मसल्स। अच्छा, ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो तकरीबन 98, 99 या 100 ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ह्यूमन बीइंग के अंदर 100 ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस तक कन्फाइन करेंगे और सिलेबस तक कन्फाइन करते हुए बेटा ये सिर्फ जो ऑर्गन्स हैं इनको स्टडी करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, हम डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपेंडिक्स की, तो आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर ब्लाइंड ट्यूब होती है, सीकम से अराइज होती है अपेंडिक्स। और अक्सर आपने सुना होगा अगर किसी को अपेंडिक्स का पेन हो और बाज़ औक़ात इनकी सीरियस कंडीशन हो कि उसको सर्जरी करके रिमूव करना पड़े, तो क्या ऐसा होता है कि अपेंडिक्स रिमूव करने के बाद बंदा सर्वाइव नहीं करता, उसकी डेथ हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अपेंडिक्स को अगर हम रिमूव बाय द वाटर और इन द एयर, ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर पूरी एक मेम्ब्रेनस लेयर आ जाती है जो किसी भी किस्म के डैमेज से आई को प्रिवेंट। ड्यूरिंग द फ्लाइट क्या होता है, ये पूरी लेयर इस तरह से पूरी आई को कवर कर लेती है, यहाँ से फैलना शुरू होती है और पूरी आई को कवर कर लेती है। टेल मौजूद होती है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, हमेशा ऐसा नहीं होता, हार्डली कभी कभार ऐसा होता है, तो उस छोटी सी टेल को सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली किस चीज को इंडिकेट करता है कि एंसेस्टर कौन है, फिशेस एंसेस्टर हैं अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, जी एग्जैक्टली, टेल वर्टिब्रा को फ्यूज करके बनती है और वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर। ऑडियो प्रॉब्लमैटिक है? नहीं बेटा, और किसी ने तो नहीं कहा मुझसे ये। अभी आपको बताया फंक्शनलेस ऑर्गन क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं हमारे एंसेस्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट। हम नहीं कह रहे, ये एवोल्यूशनिस्ट क्या कह रहे हैं कि एंसेस्टर के अंदर ये मौजूद थे, जैसे जैसे उनकी प्रोजेनी आती चली गई और वो डिफरेंट हैबिटेट में चले गए, तो वहाँ ऐसे सच उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं, प्रूफ देते हैं कि एंसेस्टर ये थे। और बहुत ही आसान वर्डिंग में बता रही हूँ, बहुत ही आसान वर्डिंग में उर्दू में बता रही हूँ, बहुत आसान करके। बार बार अगर आप लोग कहेंगे कि मैं इस चीज़ को रिपीट कर दें, बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगी। क्यों होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और आप अब कब पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, अब आप थोड़े बड़े हो गए। आसान वर्डिंग में बता रही हूँ तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मैं आपको क्या बता रही हूँ, वेस्टिजियल ऑर्गन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं
कि कॉमन एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर के अंदर वो फंक्शनल मौजूद थे। जैसे जैसे हैबिटेट चेंज हो गया, ज़रूरियात चेंज होती चली गई, नीड्स जो हैं वो बदलती चली गई, तो उनकी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन वो बनते हैं, वो फॉर्म होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हॉर्स, मॉडर्न हॉर्स का नाम है इक्विस, मॉडर्न हॉर्स इज द इक्विस। यहाँ देखिएगा मैं आपको हॉर्स के नेम नहीं पढ़ा रही, ठीक है, आपको सिर्फ समझा रही हूँ। आपने इक्विस भी नाम याद करना है तो कर ले, नहीं करना तो डजंट मैटर। दिस इज द मॉडर्न हॉर्स फुट, ठीक है। अब हुआ क्या, जो हॉर्स के एंसेस्टर थे उनके पास मेटाकार्पल्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मेटाकार्पल्स आपको नजर आ रहे हैं। हुआ क्या, सबसे पहले इनकी जो जनरेशन आई उसके अंदर फिफ्थ मेटाकार्पल ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर देखें इतना छोटा सा रह गया। उसके बाद उनकी जो जनरेशन आई उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर सेकंड और फोर्थ ये रिड्यूस होना शुरू हुए, और फाइनली सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ मॉडर्न हॉर्स के अंदर रिड्यूस फॉर्म में आपको मिलते हैं। ये देखिएगा ये भी रिड्यूस हो गया, रेड वन, जो ग्रीन वन था ये भी रिड्यूस हो गया, और फर्स्ट आपको नजर नहीं आ रहा, फर्स्ट बैकवर्ड साइड के ऊपर है। अब ये रिड्यूस क्यों हुई है, ये रिड्यूस होकर एक तो कहलाती हैं स्प्लिंट बोन्स, ठीक है, रिड्यूस होकर क्या कहलाती हैं, स्प्लिंट बोन्स कहलाती हैं, ये लिखा हुआ है। और ये रिड्यूस इसलिए होती हैं क्योंकि मॉडर्न हॉर्स ने फास्ट रनिंग करनी है, तो रेजिस्टेंस कम से कम क्रिएट हो, एक सिंगल बोन के ऊपर इसकी फास्ट रनिंग ज़्यादा अच्छी पॉसिबल है, इसलिए बाकी सारी रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाली बोन्स जो हैं वो क्या हो गई, वो रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होकर उन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी किसको, थर्ड बोन को, थर्ड मेटाकार्पल को, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जितनी भी बोन्स रिड्यूस हो गई हैं मॉडर्न हॉर्स इक्वस के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, स्प्लिंट बोन कहेंगे। फिर उसके बाद बेटा यहाँ देखिएगा रिड्यूस्ड पेल्विक बोन या पेल्विक गर्डल। अब आपको लगता है जो स्नेक है उसकी तो हाइंड लेग होती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन स्नेक में आप देखें, स्नेक का ये है आपको पोस्टीरियर पार्ट मिल रहा है, स्नेक की बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट। अगर हम इसको इनर साइड से इनलार्ज करके देखें तो देखिएगा इसके अंदर हाइंड लेग्स होती हैं, लेकिन ये इतनी रिड्यूस होती हैं आपको नजर नहीं आती, और इसके अलावा ये फंक्शनल भी नहीं होती, ठीक है, ये फंक्शनल भी नहीं होती। तो स्नेक में हाइंड लेग्स होती हैं, पेल्विक गर्डल होता है लेकिन रिड्यूस होता है, और ये कैसे होते हैं, ये फंक्शन लेस होते हैं, ये होते हैं रेट्रोग्रेसिव। इसी तरह से अगर आप वेल देखें तो वेल में भी पेल्विक गर्डल यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि एसेट इसमें हाइंड लिम्स की जरूरत नहीं है तो इन लास्ट करके देखें ये बस इतनी छोटी सी आपको नजर आती है, ठीक है। तो सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है बेटा, होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डायग्राम भी आपको इनलार्ज करके दिखा दिए, चीज़ें समझा भी दी हैं आपको, एक एक चीज़ समझा दी है, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट हमारे पास दिस वन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर उसके बाद आपको समझाती हूँ। बेटा आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया, होप सो आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लिखवाने के लिए, तो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी। डायग्राम मैंने आपको दे दी है, थोड़ी सी कलरफुल सी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है तो आपको थोड़ा अट्रैक्ट भी करती है, आप जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब अगर आप देखें कि कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के सारे एनिमल का स्टार्टिंग स्टेज ऑफ एम्ब्रियो है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, तो पूरा कॉर्डेटा ग्रुप है। कॉर्डेटा ग्रुप के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है, कहीं ना कहीं सबका कॉमन एंसेस्टर था। फिर कुछ जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में चले गए, कुछ की डुअल नेचर है, अप टू सो ऑन, ठीक है। फाइनली आपको मिलते हैं मैमल्स एंड ह्यूमन बीइंग।
अब यहाँ अगर हम इनके एम्ब्रियो को स्टडी करें तो आपको फर्स्ट स्टेज मिलेगी, इंटरमीडिएट स्टेज, और बिल्कुल स्टेज जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वो कंप्लीशन की स्टेज। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा फर्स्ट स्टेज के ऊपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट जितने भी एम्ब्रियोज हैं वो सारे एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। आप किसी को भी देखकर नहीं कह सकते कि ये ह्यूमन बीइंग का नहीं है या ये फिश का नहीं है, सारे ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, सिर्फ आपको कलर डिफरेंस मिल रहा है। अब यहाँ देखिएगा ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी आपको टेल भी मिल रही है और गिल स्लिट्स भी मिल रहे हैं। आपने पढ़ा था ना टेक्सोनोमी में, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कॉमन कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। पोस्ट एनल टेल क्यों कहते हैं? द टेल विच इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द एनल ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। ठीक है, तो यहाँ पर गिल स्लिट्स भी मौजूद है और टेल भी मौजूद है। इवन ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी टेल मौजूद है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होती है तो आप देखें इसने फिश के एम्ब्रियो ने फिश बनना है तो ये फिश जैसा ऑलमोस्ट आपको दिखने लगा, और यहाँ पर गिल स्टेज आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है क्योंकि फिश के अंदर क्या बनेंगे, गिल्स फॉर्म होंगे। इसी तरह से एम्फीबियंस में भी गिल्स बड़े प्रोमिनेंट हो गए, और बाकी तमाम एनिमल्स के अंदर जो गिल ओपनिंग थी या गिल स्लिट्स थे ये क्लोज होना शुरू हो गए। यहाँ पर भी गिल स्लिट्स क्लोज हो गए, यहाँ पर भी, सब जगह क्लोज हो गए गिल स्लिट्स। ठीक है, सब जगह क्लोज हो गए यहाँ पर गिल स्लिट्स। अब यहाँ देखिएगा ये कंप्लीशन स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ देखें टेल बिल्कुल खत्म हो गई है, डिसइंटीग्रेट हो गई है, डीजेनरेट हो गई है। और अगर यहाँ पर ड्यू टू सम रीजन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो, कुछ एबनॉर्मेलिटी यहाँ पर डेवलप हो, तो फिर टेल जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए आपको सम टाइम ऐसा एक्सेप्शनल केस मिलता है कि ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है विद द लिल टेल। ठीक है, और टेल को हम सर्जरी से रिमूव करते हैं, लेकिन ये बाज औकात बहुत कभी कभार होता है। ठीक, तो ये चीज किस चीज को इंडिकेट करिए, इन सबका, सारे कॉर्डेट्स का एक कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, सारे कॉर्डेट्स का एक कॉमन एंसेस्टर है। इसके अलावा दूसरी चीज बेटा ये देखिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, दिस प्रोवाइड्स द बेस्ट टूल, दिस इज द बेस्ट टूल फॉर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए हम बहुत सारी स्टडीज करते हैं, हमने होमोलॉजी भी करी, हमने एम्ब्रियोलॉजी भी देखा, ठीक है, हमने टेक्सोनोमी भी देखी, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा क्लू आपको किससे मिलता है या कॉमन एंसेस्ट्री का हिंट आपको किससे मिलता है? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। तो ये लाइन नोट कर लीजिएगा या बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा, comparative embryology is the best tool for evidences of evolution. Comparative embryology is the best tool for evidences of evolution. ठीक है बेटा, नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको। जी लिखिएगा इसको, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी प्रोवाइड्स बेस्ट टूल फॉर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, प्रोवाइड बेस्ट टूल फॉर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्वेश्चन इसका ऐसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन इस तरह से आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड बेस्ट टूल फॉर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड बेस्ट टूल फॉर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एंड योर ऑप्शंस आर टेक्सोनोमी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। ठीक है बेटा, टेक्सोनोमी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। तो आपको पता है एम्ब्रियोलॉजी, embryonic development provides best tool for evidences of evolution। ठीक है बेटा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिएगा, ऐसे कैप्चर कीजिए, देन फर्दर उसको मैं आपको समझाती हूँ।
होप सो आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा। यहाँ देखिएगा एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आप पढ़कर आ रहे हैं। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल सब्सटेंसेस को और केमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री जब हम करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हम स्पीशीज को ग्रुप करते हैं जेनरा के अंदर, फिर जेनरा को ग्रुप करते हैं फैमिली के अंदर। ठीक है ना, तो एक फैमिली के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हमने ग्रुप करी हैं, वो हम किस लिहाज से ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन में हम बायोकेमिस्ट्री भी करके देख रहे होते हैं। तो एक फैमिली, फॉर एग्जाम्पल हमने मंकी वाली फैमिली से दो मंकी की स्पीशीज उनके बायोकेमिकल रिएक्शंस को चेक करा तो बिल्कुल सेम थे। ठीक है, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस और बायोकेमिकल प्रोसेसेस वो भी दोनों के बिल्कुल सेम थे। कौन कौन से के? ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड न्यू वर्ल्ड मंकी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है न्यू वर्ल्ड मंकी, जो थोड़ा हॉरिबल सा है, खतरनाक सा है। दिस वन इज द न्यू वर्ल्ड मंकी एंड दिस वन इज द ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ठीक है, अच्छा ये मैंने इसलिए डाल दिया, बच्चे अक्सर यहाँ पर पूछते हैं मिस ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड न्यू वर्ल्ड मंकी व्हाट डज इट मीन्स बाय। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए डाला है बेटा, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी था इसकी नोज और न्यू वर्ल्ड मंकी इसकी नोज, इन दोनों में डिफरेंस है, इनकी टेल में डिफरेंस है, और ये आपने याद नहीं करना, ये आपको वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, ताकि सिर्फ चीजें समझ में आ जाए। तो ये होता था अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिटेट ओमनीवोर, और ये होता है फ्रूगीवोर, ये सिर्फ फ्रूट खाता है, ज्यादातर एरियल रहता है, आर्बोरियल इसका मोड ऑफ लाइफ है, आपको ट्रीज के ऊपर दिखेगा ये। ठीक है, और इसकी जो टेल होती है वो होती है प्रीहेंसाइल, दरख्तों के ऊपर, ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करने के लिए अपनी टेल को यूज करता है। दिस वन इज द न्यू वर्ल्ड मंकी। जब इन दोनों के ब्लड सीरम के रिएक्शंस को चेक किया गया या केमिकल कॉम्पोजिशंस को चेक किया गया, तो इनकी प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी, किस किस की? ओल्ड वर्ल्ड मंकी की एंड न्यू वर्ल्ड मंकी की। इसी तरह से मैन की जो ब्लड केमिकल कॉम्पोजिशन है वो किससे मिलती जुलती है? एप्स से मिलती जुलती है। मैन और एप्स की बिल्कुल मिलती जुलती है। इसी तरह से जितने भी कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स को हमने एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करा है, एक फैमिली के अंदर कैनिडी फैमिली होती है। अच्छा आप तो नहीं पढ़ते, वैसे ही बता रही हूँ, याद भी नहीं करना आपने। कैनिडी फैमिली के अंदर भी हमने बायोकेमिकल रिएक्शंस को चेक करा और हमें बहुत सारी रिजेम्बलेंस मिली। किसके अंदर रिजेम्बलेंस मिली? ब्लड सीरा के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर। कैट, डॉग, बेयर, हर वो एनिमल जिनके अंदर कैनाइंस बहुत शार्प होते हैं, वो सारे आप रखते हैं कैनिडी फैमिली के अंदर। साइंटिस्ट सारे उनको रखते हैं कैनिडी फैमिली के अंदर, और इसके अलावा उनकी बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन भी रिएक्शंस की और सब्सटेंसेस की रिजेंबल करती है। इसी तरह से ये लास्ट लाइन में आपको मिल रहे हैं सारे हर्बीवोर्स। तो इन तमाम का क्या चीज चेक की गई है? ब्लड सीरम टेस्ट किया गया है। ब्लड सीरम टेस्ट जब किया गया तो इसमें क्या चीज रिजेंबल करती हुई मिली? प्रोटीन्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, प्रोटीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। एप्स क्या है? एप्स को आप चिंपैंजी कह सकते हैं। ठीक है जी, एग्जैक्टली, एप्स इज गोरिल्ला, एप्स इज चिंपैंजी। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, 2344 बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा, ब्लड सीरा आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर के अंदर। ब्लड के दो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, एक फ्लूइड पार्ट होता है और दूसरा सेलुलर पार्ट होता है, दैट इज द कार्पसल। ब्लड कार्पसल और ब्लड प्लाज्मा आपने पढ़ा होगा। जो ब्लड प्लाज्मा है ये भी फ्लूइड पार्ट होता है, और जो ब्लड सीरा है, ब्लड सीरम, ये भी फ्लूइड पार्ट होता है। अगर हम ब्लड प्लाज्मा से कोएगुलेट करने वाली प्रोटीन्स को निकाल दें, ब्लड क्लॉट करने वाली प्रोटीन्स को निकाल दें, गौर से सुनिएगा, ब्लड प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है, ब्लड सीरम भी फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है। अगर हम ब्लड प्लाज्मा से क्लॉट प्रोटीन को निकाल दें, वो प्रोटीन जो प्लाज्मा को क्लॉट करवाती हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा बेटा वो क्या होगा? ब्लड सीरम। ब्लड सीरम कभी भी क्लॉट नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? ये लैक करता है क्लॉटिंग प्रोटीन्स को। ओके, ऐड करना है इसको 2508।
कर दिया। ठीक है बेटा, होप सो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा। 2517 आपका बिल्कुल देख लिया है मैंने मैसेज। 2532 कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, और लास्ट एविडेंसेस में आता है एविडेंसेस फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। इसको सिर्फ समझिएगा, ये पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, जो याद रखने वाली चीजें वो आपको दे दी हैं यहाँ पर। तो एविडेंसेस फ्रॉम डोमेस्टिकेशन, इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फार्मर है, ठीक है, या कोई ब्रीडर है जो ब्रीड करवाता है डिफरेंट एनिमल्स की वैरायटी को या डिफरेंट प्लांट की वैरायटीज को, वो और से सुनिएगा इस चीज को। डोमेस्टिकेशन से मुराद क्या है? वो तो वो ब्रीड किसको करवाएगा? एक ऐसे पेयर को ब्रीड करवाएगा जिसके कुछ खास ट्रेट को उसने सेलेक्ट करा। फॉर एग्जांपल, उसके पास 2 काव हैं, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो वो काव में उन काव को सेलेक्ट करेगा वो जिनके कैरेक्टर चाहता है आगे वाली जनरेशन में ट्रांसमिट हो। सारी काव को सेलेक्ट नहीं कर लेगा ब्रीडिंग के लिए, किसी एक पर्टिकुलर मेल को सेलेक्ट करेगा, किसी एक पर्टिकुलर अगेंस्ट किसी एक पर्टिकुलर फीमेल, ठीक है। और जब उनको ब्रीड करवाएगा तो जिन ट्रेट की बेसिस के ऊपर उसने उसको सेलेक्ट करा था वही ट्रेट्स, वही कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज उसको नेक्स्ट जनरेशन में मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रेड रोज का प्लांट है और एक मेरे पास पर्पल रोज का प्लांट है, और मैं चाह रही हूँ मैं इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाऊं, और क्रॉस करवाने के बाद जो मुझे नेक्स्ट जनरेशन मिले वो कुछ ऐसी मिले कि पेटल में हल्का पर्पल कलर भी आ रहा हो और हल्का जो है वो रेडिश कलर भी आ रहा हो। तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, अपने डिजायर्ड ट्रेट्स को, जो खुसूसियात मुझे चाहिए उनको क्रॉस ब्रीड करवाती हूँ ताकि न्यू जनरेशन में मुझे ये कैरेक्टर्स मिले। तो ये क्या हो गया? ये हो गई आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मैंने अपने लेवल के ऊपर सिलेक्शन करी। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं हम डोमेस्टिकेशन में, और डोमेस्टिकेशन जब हम करते हैं तो हम अपनी वैरायटी की स्पीशीज को प्रोड्यूस करवाते हैं या अपनी वैरायटीज की जनरेशन को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी बताया, और ये जो न्यू वैरायटी आपको मिलती है हम न्यू वैरायटी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो न्यू वैरायटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? हमने डिजायरेबल ट्रेट्स को क्या करा है? सेलेक्ट करा है, आर्टिफिशियली सेलेक्ट करा है। अब ये किस चीज को इंडिकेट करा है? ये जो न्यू वैरायटी आपको मिली, ये जो न्यू रोज आपको मिला, करते हैं, ठीक है। तो कैट की भी डिफरेंट वैरायटी उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग पर्शियन कैट रखते हैं, उसके बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा शौक होता है, तो वो पर्शियन कैट की भी डिफरेंट वैरायटी को इसी तरह से ब्रीड करवाते हैं। इसी तरह से जो लोग पिजन रखते हैं अपने घर में, तो वो पिजन की भी डिफरेंट वैरायटीज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जी बेटा, उसको चेक कर रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, और वॉइस प्रॉब्लम जो भी हो रहा है उसको चेक कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या करें? वेट कर लूं 2 मिनट? ठीक है, ठीक है बेटा, अब बिल्कुल क्लियर होगा, वॉइस ऑडिबल भी होगी और क्लियर आ रही होगी, स्टक भी नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा। अच्छा, तो पहले से बता दिया करें ना अगर वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। आज का तो पूरा लेक्चर जो है वो आपने सुनना ही है, मतलब स्टार्ट में पूरा सुनना है और लास्ट में फिर मैं आपको समझाऊंगी कुछ चीजें। अब ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वो नेट इशू होता है, एज यू नो कि आजकल जो है वो रेनी सीजन है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा होता है। ठीक है, सही है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया डोमेस्टिकेशन क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, और इससे हम न्यू वैरायटीज को प्रोड्यूस करवाते हैं। न्यू वैरायटीज का प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इनके फादर, इनके पेरेंट्स कुछ और ट्रेट्स रखते थे, और जो जनरेशन है उसमें बिल्कुल एक न्यू वैरायटी आपको मिली, न्यू ट्रेट मिला, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? हाँ भाई, चेंज हुआ, एंड दिस चेंज इज इंडिकेटिंग इवोल्यूशन। ठीक, होप सो आपने ऐसे कैप्चर कर लिया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड शो करते हैं आपको। ठीक है बेटा, ये है आपके पास नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें जितनी चीजें आपने पढ़नी है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी आपको दे दी कॉलम की फॉर्म में। सबसे पहले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट कैप्चर करें, फिर मैं इससे रिलेटेड चीजें आपको समझाती हूँ। अनफेवरेबल करेक्टर्स होते हैं, तो नेचर क्या करती है, नेचर उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, नेचर उसको ब्लॉक करती है। फिर रिपीट कर रही हूँ लाइन को ताकि आपको ट्रबल नहीं हो। नेचर ब्लॉक करती है ऐसे तमाम एनिमल को जिनके पास अनफेवरेबल ट्रेट्स हैं या अनफेवरेबल प्रॉपर्टीज हैं। कैसे ब्लॉक करती है बेटा, उसके दो तरीके होते हैं। या तो नेचर उस एनिमल को इनफर्टिलिटी कॉज कर देती है, ठीक है, वो अनएबल टू रिप्रोड्यूस होता है। जो भी एनिमल है जिसके पास अनफेवरेबल ट्रेट्स हैं, या तो वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, उसमें इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी और उसकी फर्दर जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। दिस इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है, वन ऑफ द वे। अच्छा, अब जब न्यू जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसके अनफेवरेबल प्रॉपर्टीज और जीन्स उसी के साथ वैनिश हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब उसकी डेथ हो जाएगी वो आगे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होंगे। या दूसरा तरीका क्या है, दैट पर्टिकुलर एनिमल और इंडिविजुअल would be unable to find his mate, his or her mate। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर एनिमल है जिसके पास अनफेवरेबल जीन्स हैं, वो अपने मेट को फाइंड आउट नहीं कर सकेगा रहेगा। तो दो तरीकों से नेचर क्या करती है, उस एनिमल को ब्लॉक करवा देती है। जब वो ब्लॉक करवा देगी तो क्या होगा, नेचर ने ब्लॉक करवाया इस एनिमल को। ये तीन तरीके लिखे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है दो मेन कॉजेज। जब ब्लॉक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जीन्स भी आगे ट्रांसमिट नहीं हुए। जब जीन्स आगे ट्रांसमिट नहीं हुए, इस प्रोसेस इसको हम कहेंगे एनिमल डेथ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एनिमल। ये कैसे एलिमिनेट हो गई, जब अनफेवरेबल जीन्स एलिमिनेट हो जाएंगी तो आपको जो जनरेशन नजर आएगी वो हेल्दी एनिमल्स की नजर आएगी। उसके अंदर कोई आपको फ्लॉज नजर नहीं आएंगे, कोई खामियां नजर नहीं आएंगी। तो आप क्या कहेंगे, ये तो बड़ी हेल्दी पॉपुलेशन है। तो इसको कहा जाएगा दिस इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, 2428, तो कोई मसला नहीं है। मैं फिलहाल लेक्चर को यहीं वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ और आपको नेक्स्ट स्लाइड जो है उसका स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लास्ट में जो दो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे तरीके से समझाना है। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इन दो का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट स्लाइड है हमारे पास हार्डी वेनबर्ग लॉ। और हार्डी वेनबर्ग लॉ में जो चीजें आपने याद रखनी है, ये एक ही लॉ है, इसमें सिर्फ वर्डिंग चेंज है। और लॉ को हमेशा सेम वर्डिंग के साथ मेमोराइज करते हैं, लर्न बाय हार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, लॉ एक ही है, एक ही बात हो रही है इस लॉ के अंदर, सिर्फ वर्डिंग जो है वो कैसी है, वर्डिंग अलग अलग है। इसके अलावा जो हार्डी थे वो मैथमेटिशियन थे और वेनबर्ग जो थे वो फिजिशियन थे। पूरा नाम याद कर लेंगे। हार्डी एच से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें स्टार्ट में भी क्या आ रहा है, जी एच। इसी तरह से वेनबर्ग डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो उनसे पहले भी क्या, डब्ल्यू, जी एच आर डी वेनबर्ग। एक थे मैथमेटिशियन और दूसरे थे फिजिशियन। और कौन से ईयर में इन्होंने दिया, ईयर्स आफ्टर 1908 में। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला मैं समझाऊंगी SN 2510। अब क्योंकि आज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जब मैं समझा दूंगी तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ये हम तो पढ़ते हैं स्टैट्स में, ठीक है, हम जब अपने ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर पढ़ रहे हैं तो हम बाकायदा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आप लोग को पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते तो मैं उसको सिर्फ समराइज कर दूंगी। अच्छा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन थोड़ा बता दूं, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। ठीक है बेटा, ये आपने होप से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लास्ट स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा। सर्टेन स्टेबल कंडीशंस एग्जिस्ट।
ठीक है, अच्छा किसी ने मुझसे कहा मिस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बता दें, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे समझा दूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बता दीजिएगा, स्क्रीनशॉट सारे आ गए आपके पास? सारे स्क्रीनशॉट आ गए तो बहुत अच्छी बात है। और म्यूटेशन अनप्रिडिक्टेबल कैसे होती हैं वो मैं रिपीट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा इनसे, ठीक, एक ही बच्ची की या एक दो बच्चों की, वैसे मैं पूरा समझा कर गई थी। ठीक है, सारे आ गए, इसको सेव रखिएगा। जो चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट में मिली हैं या मिली हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। बाकी हम आपको समझाते हैं। क्या बोला है बच्चे ने? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा है ना? जी, अच्छा बेटा, आप में से किसी ने कहा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन समझा दूं दोबारा से थोड़ा सा? तो ये देखिएगा, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं वन कॉमन एंसेस्टर, ये है हमारे पास वन कॉमन एंसेस्टर, और इससे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की ना, कॉर्डेट्स के जो आपको ग्रुप्स मिलते हैं, तो हमने बात की थी किसकी, आपके सिलेबस तक ही इसको रखूंगी, हमने बात की थी वेल की, ठीक है, वेल। इसके अलावा बेटा बैट, बर्ड नहीं ले रही मैं अभी यहाँ पर, हम सारे मैमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैट की बात की थी हमने। इसी तरह से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन को, और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हॉर्स को, और एक और एग्जाम्पल है टर्टल की, लेकिन टर्टल मैं यहाँ नहीं लिख रही, सारे मैमल्स को लिखा है मैंने यहाँ पर। अब ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इन तमाम के कॉमन एंसेस्टर थे, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर कैसे पता चला, जब इंटरनल स्केलेटन को स्टडी करा गया तो सबकी बोन सिमिलर थी, ठीक है, सबके पास ह्यूमरस भी था, रेडियोल्ना भी था, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स भी थे और फैलेंजिस भी थे, सबके पास सेम थे। अब हुआ क्या, वेल ने क्योंकि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जाना था, तो वेल गई एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, और एक्वेटिक इन्वायरमेंट की हैबिटेट के अकॉर्डिंग इसने अपने फोर लिम्स को मॉडिफाई कर लिया, किसके अंदर, फ्लिपर्स के अंदर। इसी तरह से बैट के जो फोर लिम्स थे, क्योंकि इसने जाना था एरियल इन्वायरमेंट में, तो ये गई एरियल हैबिटेट में, और एरियल हैबिटेट की नीड के अकॉर्डिंग इसने अपने फोर लिम्स को मॉडिफाई कर लिया, किसमें, विंग्स के अंदर। इसी तरह से ह्यूमन के पास आपको क्या मिलता है, आर्म, और ये डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी तरह से हॉर्स आपको मिलता है, हॉर्स ने क्योंकि फास्ट रनिंग करनी होती है, इसलिए फास्ट रनिंग की वजह से, फास्ट रनिंग के लिए इसने क्या करा, इसके पास आ गई स्प्लिंट बोन्स, बाकी जो बोन्स थी मेटाकार्पस थी वो रिड्यूस हो गई, सिर्फ एक थर्ड नंबर की जो थी वो इनलार्ज हो गई, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम क्रिएट हो। अब ये क्या शो कर रहा है, ओरिजिन इनका सेम है, ठीक है, एंसेस्ट्री सेम है इनकी, ओरिजिन इनका सेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में जाते जाते हैं। जब ये डिफरेंट हैबिटेट के अंदर जाते हैं तो होता क्या है, ये डाइवर्सिफाइड फॉर्म में आपको नजर आते हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए, सबका इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, लेकिन डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये कैसे हो गए, ये हो गए डाइवर्सिफाइड। जब एक कॉमन पॉइंट से आपको डाइवर्सिफाइड फॉर्म मिलती है, एक्सपेंशन मिलता है, ये क्या हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट से हो रहा है एक्सपेंशन। तो जब भी आप एक्सपेंशन को पढ़ते हैं, सो दिस सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। इसकी कंपैरिजन में आप एक और इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, अलग अलग जगह के एनिमल आए और एक कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या हो गए, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आकर कन्वर्ज हो गए, तो उस इवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं समझा रही, ये पढ़ेंगे तो आप दोनों में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। अलग अलग जगह से आए, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आकर क्या हो जाए, मीट कर जाए, तो उसको आप कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल विंग ऑफ बैट, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल आती है, एनालोगस ऑर्गन्स, लेकिन वो आपने नहीं पढ़ना, सिलेबस का पार्ट ही नहीं है,
तो ये आप नहीं पढ़ते, आप सिर्फ ये पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल आपके नेक्स्ट टीचर जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं, और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा रही है क्लास में, तो बाकी जो चीज़ें हैं समझाने वाली वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी आपको। थैंक यू सो मच क्लास, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, एंड इन एडवांस वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू इन पाकिस्तान। जिंदाबाद।